हरियाणा के हिसार में रेलवे ट्रैक को जाम करने की कोशिश कर रहे किसानों की पुलिस से झड़प हो गई। ये पूरा मामला वहां थर्मल पावर प्लांट की राख के मुद्दे पर शुरू हुआ था, जिस पर भड़के किसान रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने के लिए निकल पड़े, जिसे देखते हुए पुलिस उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। रास्ते में कई बैरिकेड लगा दिए गए ताकि प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ सके, लेकिन इससे किसान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने ट्रैक्टर की मदद से उन बैरिकेड को तोड़ना शुरू कर दिया। बैरिकेड हटाने के बाद वो लोग रेलवे लाइन की तरफ बढ़ गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस को हवा में गोलियां चलानी पड़ी ताकि प्रदर्शनकारी वहां से हट सकें। बाद में पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान एक किसान की मौत हो गई, जबकि कुछ पुलिस वाले भी हंगामे को शांत कराने में घायल हो गए। बाद में पावर प्लांट के आसपास की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। साथ ही पूरे इलाके में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। बताया गया कि थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख का इस्तेमाल अब तक गांव वाले ही ईंट भट्टों समेत दूसरे काम के लिए कर रहे थे, लेकिन सरकार ने अब राख का टेंडर निकालकर इसे बेचने के आदेश दिए हैं, जिस पर गाँव वालों को एतराज है। इस बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ढाबे में घुसकर मारपीट की गई और ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। आरोप है कि मारपीट करने वाले लोग ढाबा मालिक को धमकी दे गए कि हमारा सम्मान करोगे तभी ढाबा चला पाओगे, जिसकी शिकायत ढाबा मालिक ने पुलिस में दर्ज कराई है। बताया गया कि घटना 7 जुलाई की है, जब पेशे से शिक्षक विदेंद्र पटेल अपने दोस्तों के साथ ढाबे पर पहुंचा और वहां वेटर का काम करने वाले 2 लोगों से मारपीट की। इस दौरान उसने ढाबा मालिक पर चाकू से हमले की कोशिश भी की, लेकिन उसके साथियों ने उसे रोक लिया और वहां से चला गया। लेकिन इस घटना के बाद आरोपी बार बार ढाबे पर आता है और ढाबे के कर्मचारियों से मारपीट करता है, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। इस बीच ढाबा मालिक की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं जांच एजेंसियों ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शूटरों के हथियार सप्लाई के रूट को डिकोड करने का दावा किया जा रहा है कि 29 मई को मूसेवाला को मारने के लिए पाकिस्तान से जो हथियार आए थे उसे किसी और ने नहीं बल्कि संदीप कालो ने ही शूटरों तक पहुंचाया था। और पंजाब पुलिस का दावा है कि उन्हीं हथियारों से मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया था। मतलब ये कि संदीप कालो ही वो आदमी है जिसने मूसेवाला की हत्या करने के लिए पाकिस्तान से आए आधुनिक हथियारों की शूटरों तक सप्लाई की थी, जिसकी तलाश में 3 राज्यों की पुलिस खाक छान रही है। इस बीच न्यूज 18 की टीम संदीप कालो के गांव दादू जोत पहुंची। ये गांव पंजाब के गुरदासपुर जिले में मौजूद है, जो पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। इस वक्त हम संदीप कालो के घर में मौजूद हैं। ये संदीप कालो का घर है और संदीप कालो एक राजनीतिक रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जांच एजेंसियों को इस बात का शक है कि पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई इसी गांव में हुई थी और फिर उन हथियारों को संदीप कालो ने ही अलग अलग रास्तों से मूसेवाला के हथियारों तक पहुंचाया था। पंजाब पुलिस के मुताबिक 19 मई को संदीप ने ही लुधियाना के रहने वाले सतबीर को फॉर्च्यूनर कार से 3 शूटरों को भटिंडा छोड़ने को कहा था और दावा किया जा रहा है कि खुद सतबीर हथियारों से भरी उस कार को चला रहा था। सूत्र बताते हैं कि संदीप ने सतबीर को एक पिस्तौल भी दी थी, लेकिन हत्याकांड के बाद जब सतबीर पर पकड़े जाने का खतरा मंडराया तो संदीप ने उससे संपर्क तोड़ लिया। बाद में 29 जून को पंजाब पुलिस ने सतबीर को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ के बाद हत्याकांड में संदीप कालो की पूरी कहानी सामने आ गई। लेकिन उसके गाँव के लोगों का कहना है कि वो बेकसूर है और उसे फंसाया जा रहा है। इल्जाम साबित तो नहीं ना हुआ, अभी साबित तो नहीं ना हुआ, लेकिन पंजाब पुलिस का दावा है कि संदीप कालो को हथियारों की बड़ी अच्छी जानकारी है और उसे ये बात बखूबी पता है कि किस हथियार का इस्तेमाल लॉरेंस गैंग का कौन सा शूटर सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत भी मिले हैं कि संदीप के संपर्क में पाकिस्तान के साथ दूसरे देशों के भी बड़े हथियार डीलर्स थे और उसी ने अपने संपर्क का इस्तेमाल कर पाकिस्तान से हथियार मंगवाए थे। मूसेवाला हत्याकांड से संदीप का नाम जुड़ने के बाद कई बार पंजाब पुलिस उसके घर जा चुकी है, उस पर केस भी दर्ज किया गया है, लेकिन गांव के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि संदीप अवैध हथियारों के कारोबार से जुड़ा है। पंजाब पुलिस की इस थ्योरी को नहीं मान रहे। सर मानने की बात नहीं है, वो जो भी कोड बिल्कुल नहीं मानते हम। सूत्रों का ये तक कहना है कि संदीप कालो सिर्फ लॉरेंस गैंग ही नहीं बल्कि अलग अलग गैंग को हथियारों की सप्लाई करता है और अब जांच एजेंसियां न सिर्फ उसे ढूंढने में जुटी हैं बल्कि ये भी पता लगाया जा रहा है कि उसने किस किस गैंग को हथियार पहुंचाए थे। इन सब के बीच न्यूज 18 की टीम हरियाणा के भिवानी जिले के तेलीवाड़ा इलाके पहुंची, क्योंकि पुलिस का दावा है कि भिवानी का रहने वाला दीपक उर्फ टीनू लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी है। इस वक्त दीपक पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, जो कुछ रोज पहले तक पंजाब की कपूरथला जेल में बंद था। सूत्रों का दावा है कि मूसेवाला हत्याकांड में दीपक ने भी जेल के अंदर से ही लॉरेंस की मदद की थी।
इसलिए पंजाब पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। इसी दौरान न्यूज 18 की टीम दीपक के घर पहुंची, जहां उसके घर वालों ने साफ कर दिया कि अगर उसने जुर्म किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर उसका नाम उसके अंदर आता है तो मैं कानून को मद्देनजर रखते हुए उसको होनी चाहिए, अगर उसका नाम है। अगर बगैर मतलब आता है तो मुझे दुख होगा। घर वालों से बात करने पर यह भी पता चला कि कुछ साल पहले एक झगड़े के केस में दीपक को जेल हुई थी और फिर राजस्थान की बीकानेर जेल में पहली बार उसकी मुलाकात लॉरेंस से हुई थी। दावा है कि दीपक लॉरेंस बिश्नोई से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि वो उसके लिए काम करने लगा। यूपी के उन्नाव से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें रात का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और चोर एक कार को चुराकर फरार हो गए, जिसकी शिकायत कार मालिक ने पुलिस में दर्ज कराई है, जबकि कार चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उस वीडियो में दिख रहा है कि दो युवक धीरे धीरे आते हैं। वो पहले इधर उधर देखते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा। इसके बाद एक चोर कार की ड्राइविंग साइड से तो दूसरा चोर गाड़ी में पीछे से धक्का मारता दिखता है और फिर वो कार चोरी करके मौके से रफू चक्कर हो जाते हैं। कार मालिक ने बताया कि उनकी गाड़ी में जीपीएस लगे होने के बावजूद न तो अब तक कार का कुछ पता चला है और न ही उन शातिर चोरों का, लेकिन पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है। उधर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक अनोखा मामला सामने आया, जब स्कूल के शिक्षक को हटाने के लिए एक आदमी मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा करने लगा, जिसके बाद मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई। बताया गया कि नरसिंहपुर जिले के पापरा गांव में एक सरकारी स्कूल है, जिसमें शिक्षक की गैर मौजूदगी से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। कई बार शिकायत करने पर भी जब आरोपी शिक्षक राकेश शर्मा पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो नाराज होकर वीरन नाम का आदमी मोबाइल टावर पर चढ़ गया और हंगामा करने लगा। इसके बाद पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी वहां पहुंच गए और नाराज व्यक्ति से टावर से उतरने की अपील करने लगे, लेकिन वो नहीं माना। जब आरोपी शिक्षक को हटाकर दूसरे शिक्षक की नियुक्ति का वादा किया गया, तब जाकर वो टावर से उतरने पर राजी हुआ। बताया गया कि ये हंगामा करीब 5 घंटे तक चलता रहा। जम्मू कश्मीर में किसानों को बीएसएफ ने बड़ा तोहफा दिया। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हीरानगर सेक्टर में 22 साल बाद फिर खेती करने की शुरुआत की गई। बहुत ही खुशी की बात है। जैसा आप जानते हैं कि भारत सरकार की और जम्मू कश्मीर सरकार की भी ये प्राथमिकता है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए। इसके लिए वहां पहले तारबंदी हटाकर गेट खोले गए। बीएसएफ ने किसानों को सुरक्षा देते हुए उन्हें खेती के लिए तैयार करवाया। हालांकि पहले पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से उन्हें फसल लगाने में दिक्कत आ रही थी। बीएसएफ और प्रशासन की पहल पर किसानों ने खुशी जताई और उड़द के अलावा जल्द दूसरी फसल भी लगाने की बात कही। इधर देश में खाने का संकट खड़ा होने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब आटे के एक्सपोर्ट पर भी नकेल कस दी। 2 महीने पहले गेहूं के निर्यात पर बैन और अब आटे के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश। पीएम के इस एक और बड़े फैसले से उन मुनाफाखोरों की जेब जलने वाली है, जो यूक्रेन की जंग का फायदा उठाकर धड़ल्ले से आटे का एक्सपोर्ट कर अपनी तिजोरी भरने में लगे थे। इसलिए प्रधानमंत्री ने आटे के एक्सपोर्ट पर लगाम लगाने का फैसला लेकर मुनाफाखोरों के पैतरों पर पानी फेर दिया। सरकार ने आटे के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन तो नहीं लगाया, लेकिन उसके निर्यात पर एक शर्त जरूर लगा दी। शर्त ये कि 12 जुलाई से कारोबारियों को आटा एक्सपोर्ट करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। बल्कि सिर्फ आटा ही नहीं, बल्कि मैदा और सूजी भी विदेश में बेचने से पहले एक्सपोर्टरों के लिए सरकार से इजाजत लेना जरूरी होगा। इससे देश में गेहूं के दाम कंट्रोल में रहेंगे। दरअसल रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से दुनिया में गेहूं की सप्लाई कम है और डिमांड है ज्यादा, इसलिए गेहूं के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में देश में गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगने के बाद आटे का निर्यात करके मुनाफा कमाया जा रहा था।